बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एसीटाज़ोलामाइड डिस्कस करेंगे जो कि कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स है। एसीटाज़ोलामाइड इज ऑल ऑफ अस नोज दैट दीज आर डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास वो ड्रग्स होते हैं जो कि यूरिनरी एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ करते हैं, जो कि एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम को इंक्रीज़ करते हैं, जो कि वाटर की रिमूवल फ्रॉम द बॉडी इंक्रीज़ करते हैं। हमने डिस्कस किया था कि डायूरेटिक्स हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, फॉर मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इडिमा। सपोज पल्मोनरी इडिमा है या हमारे पास सिस्टमिक इडिमा है, हम डायूरेटिक्स यूज़ कर सकते हैं। ये बॉडी से वाटर कंटेंट्स को कम करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम बॉडी को एक कंटेनर कंसिडर कर रहे हैं। ये कंटेनर है हमारे पास और ये फिल्ड है फ्रॉम ब्लड विच कंटेन वाटर्स। इसमें वाटर कंटेंट्स है इस ब्लड में। ये एक बॉडी है जिसमें ये वाटर कंटेंट है और यहाँ पे इसके लिए एक ओपनिंग है। इस ओपनिंग को एक क्लोजर लगा हुआ है। डायूरेटिक्स क्या करते हैं? डायूरेटिक्स हमारे पास ये जो ड्रग्स है, ऑल ऑफ दीज डायूरेटिक्स की बात हो रही है, ये हमारे पास इस ओपनिंग को ओपन कर देते हैं। ये जो क्लोजर बना हुआ है ये ओपन हो जाता है, तो हमारे पास ये ब्लड वॉल्यूम जो है ये यहाँ तक डिक्रीज हो जाता है। जो वाटर कंटेंट्स है ये रिमूव हो जाते हैं। वाटर कंटेंट जब कम हो जाएंगे तो हम इसको दो पर्पस में हम यूज कर सकते हैं। एक, हमारे पास इस बॉडी में जो प्रेशर है ब्लड का, लाजमी बात है जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो ये मेन मैकेनिज्म है डायूरेटिक का। ये हमारे पास ब्लड वॉल्यूम को कम कर देते हैं जिसके साथ ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। इसी तरह जो इडिमा है, फॉर एग्जांपल सिस्टमिक इडिमा है, एक लेग जो है वो स्वेलअप हुआ है, या पल्मोनरी इडिमा है, लंग्स में वॉल्यूम, लंग्स में वाटर कंटेंट्स जो है जो जमा हो गए हैं वो हम रिमूव करना चाहते हैं, बॉडी से वाटर कंटेंट्स कम करना चाहते हैं। तो जब हम इसको ओपन कर देते हैं बाय गिविंग डायूरेटिक्स तो हमारे पास ऑल बॉडी वाटर जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। हमारे पास बॉडी से वाटर कंटेंट्स रिमूव हो जाते हैं थ्रू यूरिनरी सिस्टम, थ्रू साल्ट्स। इसमें क्या होता है, नाइट्रोयूरेटिक इफेक्ट भी होता है। साल्ट्स जो है बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, उसके साथ साथ वाटर कंटेंट्स जो है बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। अब इसमें से वेरियस कैटेगरीज है, जिस तरह हम लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर में जब हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास वेरियस ड्रग्स है इसमें जो कि हम क्लासिफाई करते हैं, जो कि नेफ्रॉन के वेरियस पार्ट्स पे एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एसीटाज़ोलामाइड की बात करें, ये ड्रग जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे पास प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स इस एरिया पे एक्ट करते हैं। इस एरिया पे सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी है, लूप डायूरेटिक्स, लास्ट टाइम हम ऑलरेडी इसको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे कि हमारे पास असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे इस एरिया पे सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे जो ड्रग सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं उसको हम कहते हैं थायजाइड डायूरेटिक्स। इसी तरह हम जो लास्ट पार्ट कलेक्टिंग ट्यूब्यूलर सेल्स पे जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं बाय गिविंग ड्रग, वो ड्रग्स कौन से होंगे? वो ड्रग्स हमारे पास पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स होंगे। इसी तरह एक और कैटेगरी भी हमने डिस्कस की थी कि ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, थ्रू ऑस्मोसिस जो है वाटर को उसने इनगल्फ किया होता है। जब वो बॉडी से रिमूव होते हैं, जब नेफ्रॉन से वो रिमूव होते हैं तो साथ में वाटर कंटेंट्स को भी रिमूव कर देते हैं। तो ये वेरियस क्लासिफिकेशन है थ्रू डिफरेंट पार्ट्स, जो नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स पे एक्ट करते हैं उसके थ्रू हमने क्लासिफाई किए होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एसीटाज़ोलामाइड, कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। ये हमारे पास यहाँ इस एरिया पे प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स पे एक्ट करते हैं। अब मैकेनिज्म आज हम डिस्कस करते हैं कि इसके क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे और किस तरह ये हमारे पास ब्लड प्रेशर को कम करेंगे, किस तरह एडिमा में यूजफुल होंगे। अगर प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स, इनकी हम बात करें, ये सेल्स जो हमारे पास है, इसको एक सेल को मैंने जूम किया हुआ है।
ये एक जो है ये सेल हमारे पास जूम हो गया, ये मैंने एक सेल, इस तरह छोटे छोटे सेल है, एक को मैंने जूम कर दिया ताकि आपको क्लियर हो। उसी तरह लुमिनल एरिया को, ये जो इनसाइड ये पाइप है, जो लुमिनल एरिया है, इसको भी मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया और इस तरह वाइडन कर दिया ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। अब यहाँ पे इन आर्टरीज से, जो ग्लोमेरुलस से हमारे पास बोमिन कैप्सूल में वेरियस कंटेंट्स जो है ये मैशअप हो जाते हैं। वेरियस कंटेंट्स जिसमें सोडियम होगा, जिसमें क्लोराइड, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वेरियस कंटेंट्स होंगे, बायोकार्बाइन्स होंगे, ये हमारे पास इस तरह फ्लो करते हैं, यहाँ से फ्लो करते हैं और यहाँ से रिमूव होते हैं और जगह जगह पे रीअब्जॉर्ब होते रहते हैं। जो लास्ट में रिमूव होंगे वो यूरिनरी कंटेंट में कुछ ना कुछ रिमूव होंगे। अब हमारे पास जगह जगह पे ये कंटेंट्स दोबारा रीअब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में और सेव होते रहते हैं। जब हमारे पास यहाँ पे सोडियम आएगा, सोडियम यहाँ पे एक्सचेंज करता है विद वन प्रोटॉन, हाइड्रोजन के साथ एक्सचेंज करेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन इनसाइड लुमिनल साइड पे आ जाता है। जब सोडियम कंटेंट्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं, यहाँ से मैशअप हो गए और यहाँ पे मूव कर रहे हैं, जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे एक प्रोटॉन के साथ, एक हाइड्रोजन आयन के साथ ये हमारे पास एक्सचेंज हो जाते हैं। हाइड्रोजन आयन इन कंटेंट्स में, जो कंटेंट्स फ्लो कर रहे हैं, इसमें सोडियम भी है, क्लोराइड भी है, पोटेशियम भी है, वगैरह वगैरह जो जो चीजें हैं, इसमें से बायकार्बाइन्स भी होते हैं। तो ये हाइड्रोजन, ये प्रोटॉन बायकार्बाइन्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं और H2CO3 बना देते हैं। H2CO3 विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेज, Ca मैंने लिख दिया यहाँ पे, कार्बनिक एनहाइड्रेज के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाता है H2CO3, किस में कन्वर्ट होगा? H2CO3 वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। हम बात कर रहे हैं वेरियस कंटेंट्स फ्लो कर रहे हैं, जिसमें से सोडियम जब यहाँ पे एंटर होगा इन एक्सचेंज विद दैट एक प्रोटॉन आएगा, प्रोटॉन यहाँ पे जो और कंटेंट्स होंगे बायकार्बाइन्स उसके साथ कंबाइन हो जाएंगे, H2CO3 बनाएगा। H2CO3 विद द हेल्प ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेज ये कन्वर्ट हो जाता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे सेल के अंदर चला जाता है, कन्वर्ट हो जाता है H2CO3 में अगेन बाय द एक्शन ऑफ अगेन कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये जब H2CO3 में कन्वर्ट होगा, H2CO3 फर्दर हमारे पास डिस्ट्रक्ट हो जाता है इनटू प्रोटॉन एंड बायकार्बाइन्स। बायकार्बाइन्स यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो जाता है और प्रोटॉन जो है ये हमारे पास इस लिंक के थ्रू, जो सोडियम इन होगा तो एक सोडियम इन होगा, एक प्रोटॉन इसके साथ एक्सचेंज करेगा, ये यहाँ पे यूटिलाइज हो जाता है ये प्रोटॉन। ये हमारे पास टोटल मैकेनिज्म है। अब क्या होगा जब हमारे पास सोडियम यहाँ पे फ्लो कर रहा है, वो एक प्रोटॉन के साथ एक्सचेंज करेगा, एक प्रोटॉन जो है बायकार्बाइन के साथ कंबाइन होगा, H2CO3 बनेगा, H2CO3 कार्बनिक एनहाइड्रेज के थ्रू कन्वर्ट होगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होगा, इंटर होगा इनटू सेल और कन्वर्ट होगा अगेन विद द हेल्प ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम H2CO3 में। H2CO3 हमारे पास हाइड्रोजन और बायकार्बाइन्स में अगेन कन्वर्ट होगा और जो प्रोटॉन है ये एक्सचेंज करेगा इसी तरह इसके सोडियम के साथ और एक सोडियम इनसाइड रीअब्सॉर्ब होता जाएगा, वो हमारे पास पोटेशियम के साथ एक्सचेंज करता जाएगा और रीअब्सॉर्ब होता जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास नॉर्मल मैकेनिज्म है, सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन इस तरीके से होती है। अब जब हमें एसिटाजोलामाइड दे देते हैं, जो डायूरेटिक है हमारे पास, जो कि प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स पे एक्ट करते हैं, जब हम एसिटाजोलामाइड दे देते हैं, ये स्नेक आप देख रहे हो, इसने क्या कर दिया, इसने कार्बनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट कर दिया। ये स्नेक, ये एसिटाजोलामाइड क्या कर रहा है, इट विल इनहिबिट कार्बनिक एनहाइड्रेज, यहाँ पे भी कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिट हो जाएगा और यहाँ पे भी कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिट हो जाएगा। तो हमारे पास बोथ साइड पे कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिट जब होगा तो H2CO3 कन्वर्ट नहीं होगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये हमारे पास अगेन कन्वर्ट नहीं होगा H2CO3 में, इंटर नहीं हो पाएगा, हमारे पास प्रोटॉन नहीं बनेंगे। जब प्रोटॉन नहीं बनेंगे तो इस साइड पे प्रोटॉन किस तरह एक्सचेंज करेगा, सोडियम के साथ एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब इसको प्रोटॉन नहीं मिलेगा एक्सचेंज के लिए तो सोडियम इनसाइड नहीं जा पाएगा। तो हमारे पास ये चैनल जो है, ये एक्सचेंजर जो है ये इनहिबिट हो जाएगा, इसका फंक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि जब प्रोटॉन नहीं होंगे तो प्रोटॉन लुमिनल साइड पे नहीं आ सकेगा, जब नहीं आ सकेगा तो ये चैनल जो है
ये इनहिबिट हो जाएगा, सोडियम उस साइड पे इनसाइड द सेल नहीं जा पाएगा, तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे इनहिबिट हो जाएगी, ये चैनल जो है ये सप्रेस हो जाएगा। जब ये चैनल सप्रेस हो जाएगा तो हमारे पास सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो गई, तो हमारे पास एक इफेक्ट आ जाएगा, देयर विल बी इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम। जब हमने सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे इनहिबिट कर दी तो लुमिनल साइड पे सोडियम पड़े रहेंगे, लुमिनल साइड पे जब होंगे तो वो यूरिनरी कंटेंट में ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सोडियम जो है इसकी क्वांटिटी यूरिन में इंक्रीज हो जाएगी। सोडियम की क्वांटिटी जब यूरिन में इंक्रीज होगी तो हम कह सकते हैं कि सोडियम हमारे पास यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इंक्रीज हो गया और नाइट्रोयूरेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। इसी तरह जब सोडियम, ये बात आपने याद रखनी है, जितने भी डाययूरेटिक्स होंगे आइदर प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स पे जो एक्ट करते हैं, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे जो एक्ट करते हैं, या हमारे पास डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करते हैं, या हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूबुलर सेल्स पे एक्ट करते हैं, या हमारे पास ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स होंगे, जो जितने भी सेल्स होंगे, जितने भी मैकेनिज्म है, जितने भी ड्रग्स है, एसिटाजोलामाइड है या असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे जो ड्रग एक्ट करते हैं, फ्रुसामाइड हो गए या हाइड्रोक्लोरोथायजाइड हो गए, या हमारे पास पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स हो गए, सब में से सबका मैकेनिज्म एक ही होगा कि यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इंक्रीज करेंगे, सोडियम बॉडी से रिमूव होंगे। जब ज्यादा से ज्यादा सोडियम रिमूव होंगे तो याद रहे, जब सोडियम रिमूव होते हैं तो वो वाटर भी साथ में रिमूव करते हैं। अगर बॉडी में साल्ट कंटेंट ज्यादा होंगे तो वाटर कंटेंट्स भी वो सेव रखेंगे, बॉडी में वाटर कंटेंट्स भी ज्यादा पड़े रहेंगे। अगर हम बॉडी से यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास वाटर की एक्सक्रीशन भी बॉडी से इंक्रीज होगी, यूरिनेशन इंक्रीज होगी, पेशेंट बार बार यूरिन रिमूवल जो है वॉशरूम अटेंड करेगा और यूरिनरी एक्सक्रीशन उसको ज्यादा हो जाएगी। तो हमारे पास सोडियम की रिमूविंग इंक्रीज हो गई, जब सोडियम की रिमूविंग इंक्रीज होगी तो वाटर की रिमूविंग इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम देख लें तो यहाँ पे हमारे पास जब हाइड्रोजन नहीं आएंगे तो जो कंटेंट्स यहाँ पे बायकार्बाइंस होंगे तो वो हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन नहीं हो पाएंगे, तो बायकार्बाइन इसी तरह पड़े रहेंगे और वो भी यूरिन में एक्सक्रीट होते जाएंगे। तो हमारे पास बायकार्बाइन HCO3 जो है ये भी यूरिनरी एक्सक्रीशन इसकी भी इंक्रीज हो जाती है, यहाँ पे आप देख रहे हो। थर्ड पॉइंट हमारे पास एसिटाजोलामाइड क्या करेगा, यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ बायकार्बाइंस भी इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं जब सोडियम कंटेंट्स हमने यहाँ पे इनहिबिट कर दी, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट कर दी, सोडियम की फ्लो हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज कंसंट्रेशन में हमारे पास यहाँ पे सोडियम मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने ब्लॉक कर दिया तो लुमिनल साइड पे ज्यादा फ्लो करेगा, तो जब ज्यादा होगा तो देयर विल बी मोर एंड मोर चांसेस ऑफ सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ पे कलेक्टिंग ट्यूबुलर सेल्स पे चांसेस बढ़ जाते हैं रीअब्जॉर्प्शन की। तो जब बढ़ जाते हैं तो देयर विल बी, जब यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन सोडियम की इंक्रीज होगी तो यहाँ पे एक एक्सचेंजर लगा हुआ है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज है, सोडियम ज्यादा से ज्यादा जब रीअब्सॉर्ब होगा तो एक्सचेंज विद दैट पोटेशियम सेल्यूलर साइड पे आएगा और लुमिनल साइड पे लीक करेगा। तो हमारे पास जब लुमिनल साइड पे पोटेशियम ज्यादा से ज्यादा लीक करेगा तो हमारे पास रिमूविंग पोटेशियम की ज्यादा हो जाती है, हमारे पास पोटेशियम की रिमूविंग जो है ये ज्यादा हो जाती है। हम देख रहे हैं यहाँ पे एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन एक राइज होता है, अब आप पूछोगे कि हमारे पास सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हमने यहाँ पे इनहिबिट कर दी तो यहाँ पे इंक्रीज हो गई, तो फायदा क्या हुआ? जब यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गई तो कुछ फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन नहीं, हमने यहाँ पे अगर 100% सपोज हमने इनहिबिट कर दी तो हमारे पास यहाँ पे 80% रिमूवल इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पलरी कह रहा हूं, यहाँ पे हमने 100% इनहिबिट कर दी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ पे इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम 80% हुई, 20% यहाँ पे भी इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पे भी इंक्रीज हो गई जिसके साथ पोटेशियम की रिमूवल इंक्रीज हो जाती है और यहाँ पे भी यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम भी इंक्रीज हो जाती है, पोटेशियम भी इंक्रीज हो जाती है और बायकार्बाइंस भी हमारे पास एक्सक्रीशन उसकी इंक्रीज हो जाती है। तो हमारे पास ओवरऑल ये एसिटाजोलामाइड का मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हमारे पास एसिटाजोलामाइड डाययूरेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इंक्रीज यूरिनरी सोडियम एक्सक्रीशन प्रोड्यूस करता है, इंक्रीज यूरिनरी वाटर एक्सक्रीशन प्रोड्यूस करता है, इंक्रीज यूरिनरी बायकार्बाइंस और इंक्रीज यूरिनरी पोटेशियम। तो ये हमारे पास एसिटाजोलामाइड का मैकेनिज्म है जिसके साथ ये डाययूरेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और हम यूज करते हैं इन वेरियस कंडीशंस लाइक एडिमा कंडीशन और लाइक हाइपरटेंशन। Any question regards acetazolamide, you may ask please in comment section.
ओके, अल्लाह हाफिज़।